हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हायर मेंटल फंक्शन का लास्ट पार्ट स्पीच एंड लैंग्वेज। मैंने हायर मेंटल फंक्शन में 9 चीज़ें बता दी थी। उसका निमोनिक था कोमा, फंड, चिराग। 5 ये टोटल 10 हायर मेंटल फंक्शन थे। मैंने 9 डिस्कस कर लिए थे। हमारा एक बचा हुआ है स्पीच एंड लैंग्वेज। स्पीच एंड लैंग्वेज, इसको हम रूल ऑफ 7 भी अभी प्रूव भी करेंगे कैसे रूल ऑफ 7 भी बोलते हैं। इसके 7 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट क्या है स्पीच एंड लैंग्वेज के? कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा कंपोनेंट होता है रिपीटिशन, तीसरा होता है रीडिंग, चौथा कंपोनेंट होता है कंप्रीहेंशन, पांचवा कंपोनेंट होता है राइटिंग, छठा कंपोजिशन कंपोनेंट होता है आर्टिकुलेशन, सातवां कंपोनेंट होता है नेमिंग। फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशन, रीडिंग, कंप्रीहेंशन, राइटिंग, आर्टिकुलेशन, नेमिंग। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कौन सा स्पीच कितना फ्रीक्वेंटली आप बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा 1 मिनट में आप सारे फ्रूट्स के नाम बताओ, तो क्या करना है आपको? आम, अमरूद, सेब, संतरा, इस तरह से मैंने, अगर आप इस फ्लो में जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब मेरी फ्लुएंसी नॉर्मल है। अगर कोई आम, अमरूद, संतरा। अब एक चीज़ में ये ध्यान देना है, कोई 3 साल का बच्चा है वो फ्रूट्स के नाम नहीं जानता है, तो ये चीज़ ध्यान रखो उस एज के अप्रोप्रिएट वो चीज़ें जानता हो। जैसे मैंने जी पूछा, मैं खिलौने, अगर छोटा बच्चा है खिलौने, उस एज के अप्रोप्रिएट वो सारी चीज़ें वो अच्छे से जानता हो, वो चीज़ें पूछना है उसकी फ्लुएंसी चेक करने के लिए। तो स्पीच और लैंग्वेज का पहला कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? बहुत सारे लोग फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। अगर आप देखो स्पीच, जैसे आमतौर से देखते हो पॉलिटिशियन का, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हों, एक वर्ड बोलते हैं थोड़ा सा सोच के, हालांकि उनको कोई स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्लो मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है, जैसे मैंने एक वर्ड दिया, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती है, ठीक है। या आप मास्क लगाए हैं, आप मास्क लगाए हैं, आप मास्क लगाए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लुएंटली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आप मास्क लगाए, मैं फंस रहा हूँ, अगर सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये क्या है? रिपीटिशन सही नहीं। इट इज कंपोनेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। तीसरा कंपोनेंट है रीडिंग। रीडिंग का, जैसे मैंने, रीडिंग का मतलब समझिए, जैसे मैंने लिख दिया टच योर फोरहेड। अब इसको पढ़ के मैंने लिख के दे दिया, उसको रीड करके, अगर जैसे ये लिखा है, मालूम मुझे किसी ने लिख के दिया टच योर फोरहेड, मैंने अपना फोरहेड टच किया, टच योर, फिर मैंने फोरहेड टच। इसका मतलब मैंने इसको रीड कर लिया, मुंह से नहीं बोला है, उसने एक पेपर पे लिख के दे दिया, उसको रीड करके मैंने फोरहेड टच किया। अगर मैंने रीड किया तभी तो उसको कमांड फॉलो किया। तो हम एक कोई चीज़ रिटर्न में देंगे, उसके बाद उसको करेंगे, वो फॉलो करेगा। जैसे मैंने कहा टच योर फोरहेड, या मतलब टच योर हेयर, तो अगर वो चीज़ फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उसका रीडिंग इम्पैक्ट है। कंप्रीहेंशन मतलब ये होता है लैंग्वेज को समझना, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम शांति है क्या? इतने बड़े क्लास में शांति है, तो जो शांति होगा वही समझेगा मेरा नाम शांति है, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा जी सर। सब लोग नहीं बोलेंगे ना जी सर, जी सर, जिसका होगा वो। तो जैसे कोई चीज़ सुना, उसके बाद समझा, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स। इसकी एक पैथोफिजियोलॉजी, जैसे कोई वॉइस होता, भी हम क्लियर करेंगे इसको इस डायग्राम से। राइटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि हमने कहा आपको कि पेन 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 बोला, आपको लिखना है। अगर हमने पेन बोला, उसको आपने लिख दिया। मैंने आपका कहा नाम लिखो, आपने नाम लिख दिया। इसका मतलब आपकी, अब उसको लिखना है, पेपर दे दिए, उसके बाद हमने कुछ बोला, उसने लिखा, इसका मतलब उसकी राइटिंग स्किल सही है, उसका स्पीच एंड लैंग्वेज का जो राइटिंग कंपोनेंट है सही है। छठा कंपोनेंट होता है आर्टिकुलेशन। जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे कुछ पार्ट होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं। उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम बोले तो ध्यान देना, मेरे लिप दोनों टच कर रहे हैं, टंग मेरी टच कर रही है, अंदर में दिखा नहीं सकता, साफ पैलेट मेरे टच कर रहे हैं। इसको कौन कौन से वर्ड कैसे टच करते हैं, इसके लिए निमोनिक याद करेंगे। पटाखा, पटाखा,
पटाखा। कोई पा बिना टंग के मूवमेंट के बोल करके दिखाओ। पा, पा, देख लो मैं पा बोल रहा हूं तो मेरा टंग टच कर रहा है, टंग टच कर रहा है। दूसरा मैंने खा, बिना मेरे लिप टच करा, लिप टच कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं खा टा बोलूंगा तो मेरी टंग टच करेगी, टा टा। आप लोग भी बोल के बिना टंग के टच किए आप टा नहीं बोल सकते, तो आपकी क्या टच कर रहे हैं, टंग। खा जब आप बोलिएगा ध्यान दीजिएगा तो साफ पैलेट अंदर टच करा, खा खा। तो ये आर्टिकुलेशन पटाखा से याद करेंगे। 3 चीजें हमारे जो बेसिकली लिप, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, लिप, टंग और सॉफ्ट पैलेट। पटाखा याद करिए, इससे आपको सॉफ्ट पैलेट, कंप्रीहेंशन, राइटिंग, आर्टिकुलेशन समझ में आया। नेमिंग का मतलब ये होता है, हमने जैसे कहा आप अपना नाम बताइए, या दूसरे नेमिंग का ये होता है, जैसे मैंने एक आपको सामने पेन दिखाया, ये क्या है, आपने बताया पेन, आपने नेम सही किया। नॉमिनल इफेजिया इज मोस्ट कॉमन इफेजिया, बहुत बार नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा था, कुछ टाइप इफेजिया इज मोस्ट कॉमन, नॉमिनल इफेजिया मोस्ट कॉमन। नेमिंग भूल जाते हैं, जैसे मैंने पेन दिखाया, या मैंने अपना मतलब कलाई पर वॉच पहने तो मैंने हाथ दिखाया कि ये क्या है, या मैंने ब्रेसलेट मैंने दिखाया कि ये चीज़। तो अगर नेमिंग करे, अब कोई छोटा बच्चा 2 साल का वो जानता ही नहीं वॉच और ये सब चीज़ें, वो उस चीज़ को जानता हो, उस चीज़ से परिचित हो, वो चीज़ें आपको पूछना है। तो स्पीच और लैंग्वेज के 7 कंपोनेंट होते हैं। 7 कंपोनेंट में किसी को कोई डाउट? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने कहा किसी चीज़ को 1 मिनट में फ्रूट रिपीट करो, 1 मिनट में कलर के नाम रिपीट करो, लाल ग्रीन ये सब मतलब अपना बोलने लगे, ठीक है। दूसरा रिपीटिशन का मैंने बोला, बिल्ली दूध पीती है, बिल्ली दूध पीती, बिल्ली दूध पीती है, ठीक है। रीडिंग का मैंने बताया कि आपने कुछ उसको लिख के दिया, ठीक है, वो चीज़ फॉलो किया। कंप्रीहेंशन का मैंने बताया कि किसी चीज़ को जो आप बोले उसको समझना, किसी चीज़ को बोले जो आपको उसको समझना, ठीक है, वो कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं उसको समझना कंप्रीहेंशन है। उसके बाद राइटिंग, राइटिंग का मैंने बताया, ठीक है। आर्टिकुलेशन ये हो गया। नेमिंग का मैंने बताया, आपको जैसे बोल दिया गया पेन, पेन दिखा दिया गया, ठीक है, शो किया मैंने पेन और आपने बता दिया हाँ पेन का नाम ले जाए, इसका मतलब आपका नेमिंग सही है। अब हम इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास कुछ ब्रेन में एरियाज होते हैं, उसे ब्रॉडबैंड एरिया बोलते हैं, ब्रॉडबैंड एरिया, ब्रॉडबैंड नंबरिंग होती है। तो एक होता है ब्रोकाज एरिया जो इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है, एरिया नंबर 44, 45, ये भी एनाटॉमी का क्वेश्चन होता है, इसलिए कभी कभी गायरस का नाम बोलते हैं इंफीरियर फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। एरिया नंबर 44, 45। एक एरिया होता है बर्निक्स एरिया, बर्निक्स एरिया 22, ये तुम्हारा टेम्पोरल और पेराइटल लोब दोनों में होता है। जो टेम्पोरल लोब वाला होता है वो हियरिंग के रिस्पॉन्सिबल होता है, एरिया नंबर 22। जो पेराइटल एरिया में होता है, पेराइटल लोब में, वो तुम्हारा कंप्रीहेंशन वाला होता है, कंप्रीहेंशन एरिया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुएट फैसिकुलस, आर्टिकुएट फैसिकुलस, ठीक है, आर्टिकुएट फैसिकुलस, इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। इसके बीच में एक यहाँ पे होता है एंगुलर गायरस, इसका नाम है एंगुलर गायरस, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे रूल ऑफ 7 हमने बोला था, तो 7 कंपोनेंट होते थे स्पीच एंड लैंग्वेज के, वैसे 7 टाइप की एफेजिया होता है, ठीक है। एफेजिया मतलब डिफेक्ट इन स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पेशली CNS का डिफेक्ट हो, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट हो जिसके कारण स्पीच में, लैंग्वेज में डिफिकल्टी हो रही, स्पीच लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो रही, उसको बोलते हैं एफेजिया, ठीक है। एक होता है डिस्फोनिया, ठीक है, एक होता है डिसआर्थिया, डिसआर्थिया डिफेक्ट इन आर्टिकुलेशन, अभी बताएंगे। डिस्फोनिया ये होता है कि डिफेक्ट इन साउंड प्रोडक्शन, ठीक है, डिफेक्ट इन साउंड प्रोडक्शन। ये यहाँ पे हमारा जो लैरिंग्स होता है वो साउंड प्रोडक्शन का वोकल कार्ड होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, आप ENT में पढ़ोगे, तो वहाँ पे अगर डिफेक्ट है कोई बोलने में उसको तो डिस्फोनिया। अगर आर्टिकुलेशन में डिफेक्ट है, जैसे मैंने बताया था, अभी उसका बताएंगे भी क्या क्या डिफेक्ट होता है, तो वो चीज़ें क्या हो गए, डिसआर्थिया। तो एफेजिया, डिस्फोनिया, डिसआर्थिया, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। होता क्या है, जैसे हम कोई चीज़
बोलता है। जैसे हमने बोला आपको, हम ये पढ़ा रहे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज, आपने सुना स्पीच एंड लैंग्वेज, या हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने क्या किया, सुना, सुनने के बाद तुम्हारा इंटरनल ईयर एक्सटर्नल ईयर पूरा जाते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे तुमने एनालिसिस किया कि सर ने क्या पूछा, तो हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हें ये पहचान यहाँ समझ ली, तुमने पूछा क्या, तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ पे इसने सिग्नल दिया, ये डायरेक्शन है इसका, ये डायरेक्शन समझ में आ जाएगा तुम्हें, डायरेक्शन इसने यहाँ कमांड, ब्रोकाज एरिया को बोलते हैं मोटर एरिया, इसको बोलते हैं सेंसरी एरिया, तो इसने सेंसरी सेंस किया। अब ब्रोकाज एरिया को इसने दिया, तो उसने तुमने बताया मेरा नाम रीता है, मेरा नाम गीता है, जो भी तुम्हारा नाम है तुमने बताया, तो बोलने में कौन हो रहा है, मोटर, स्पीच कौन किया, ब्रोकाज एरिया। और इन दोनों के बीच कनेक्शन जो होता है आर्टिकुलेट फाइबर, तो आर्टिकुलेट फाइबर जो होता है, आर्टिकुलेट फाइबर ये तुम्हारा रिपीटिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली रिपीटिशन के लिए, ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली रिपीटिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, अब मोटर एफेजिया अगर लीजन ब्रोकाज एरिया में होगा तो क्या होगा, मोटर एफेजिया। अगर मैंने बताया मोटर एरिया है, ठीक है, अगर ब्रोकाज एरिया में लीजन होगा तो मोटर एफेजिया होगा, और अगर यही लीजन वर्निक्स एरिया में हुआ तो क्या होगा आपका, सेंसरी एफेजिया, वेरी गुड, सेंसरी एफेजिया होगा। और अगर दोनों जाएं, मोटर और सेंसरी दोनों चले जाएं तो ग्लोबल एफेजिया, ग्लोबल। अब ध्यान देना, इसमें भी रिपीटिशन जाएगा, इसमें भी रिपीटिशन जाएगा, इसमें भी रिपीटिशन जाएगा, और सारी चीज़ तो जाएंगी ही, मोटर एफेजिया बोल नहीं पाएगा। कंप्रीहेंशन का मतलब जैसे सेंसरी एफेजिया होगा तो इसका सेंसरी चला गया है, इसका मतलब यहाँ पे लीजन है, तो आप उसको कुछ बोलेंगे तो समझ तो पाएगा नहीं, लेकिन इसका एरिया ये इंटैक्ट है। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो सनी देओल, मतलब समझ में नहीं क्या पूछा, या कुछ भी तुम बता दो, किताब, कॉपी, चाय, कुछ भी, कुछ समझ तुम नहीं पाई, लेकिन ये एरिया इंटैक्ट है, तो तुम बोलेगा जरूर, जो तुम पूछोगे वो नहीं, कुछ भी बोलता रहेगा, ठीक है, इन एप्रोप्रिएट लैंग्वेज कुछ भी बोलेगा। और अगर उसका मोटर एरिया रहेगा, चला जाएगा, तो वो समझ पाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। अगर तुमने उसे कुछ बोला, बोल नहीं पाएगा, अगर एक कॉपी पेन दो तो लिख के दे देगा, ये पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो लिख के दे देगा, रीता गीता, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, इसका आइडिया चलेगा। रिपीटिशन दोनों में जाता है क्योंकि एक दूसरे का कनेक्शन होता है इस तरह से, ठीक है। अब देखो ग्लोबल एफेजिया कब होगा, मोटर एफेजिया, इसके लिए एक आर्टरी, आप MCA आर्टरी पढ़े होंगे, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, उसकी दो ब्रांच होती है, एक सुपीरियर ब्रांच होती है, एक इंफीरियर ब्रांच होती है। जो सुपीरियर ब्रांच होती है, सुपीरियर ब्रांच, वो तुम्हारा ब्रोकाज एरिया को सप्लाई करती है। तो अगर क्लाट यहाँ पे कहीं फंसा है तो सिर्फ ब्रोकाज एरिया जाएगा, और अगर क्लाट कहीं यहाँ पे फंसा है तो सिर्फ सेंसरी एरिया जाएगा। लेकिन अगर क्लाट यहीं पे फंसा है तो क्या दोनों एरिया नहीं चला जाएगा, दोनों एरिया चलेगा। तो अगर यहाँ पे क्लाट, ट्रंक में ही क्लाट है, तो फिर ग्लोबल एफेजिया होगा। सुपीरियर ब्रांच में है तो मोटर एफेजिया होगा, इंफीरियर ब्रांच में है तो सेंसरी एफेजिया होगा। ये तीनों टर्म क्लियर हुए। उसके बाद ट्रांस कार्टिकल मोटर एफेजिया, ट्रांस कार्टिकल सेंसरी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का, जैसे ट्रांस कार्टिकल मोटर एफेजिया ही होता है जिसमें पार्शियल लीजन होता है। तो इसमें होता क्या, इसमें रिपीटिशन प्रिजर्व रहता है, रिपीटिशन प्रिजर्व रहेगा, रिपीटिशन। मोटर एफेजिया में मैंने बताया था तीनों में रिपीटिशन जा रहा है, यहाँ पे ट्रांस कार्टिकल मोटर एफेजिया में पार्शियल लीजन होता है, जिसके कारण इसमें रिपीटिशन प्रिजर्व रहेगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी। उसी तरह ट्रांस कार्टिकल सेंसरी एफेजिया जो होगा उसमें क्या रहेगा, रिपीटिशन प्रिजर्व रहेगा, और सेंसरी एफेजिया एक प्रकार की सेंसरी एफेजिया ही है जिसमें रिपीटिशन प्रिजर्व है, ठीक है। तो नाम सीख लिया है, ट्रांस कार्टिकल मोटर एफेजिया है तो मोटर एफेजिया तो होगा, ट्रांस कार्टिकल मतलब समझ लीजिए रिपीटिशन प्रिजर्व है। दोनों ये टर्म क्लियर है, क्लियर है। अब एक होता है नॉमिनल, या इसी को बोलते हैं एनोमिक एफेजिया, जो कि मैंने बताया था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एफेजिया क्या होता है, नॉमिनल या एनोमिक। जैसे क्या होता है, हम कभी कभी नाम भूल जाते हैं, जैसे मैंने ये दिखाया तुम्हें, ये क्या है, अब तुम भूल गए, या मैंने किसी तुम्हारे साथ का कोई व्यक्ति था या कुछ वो था, मैंने कहा ये क्या है,
तो ये नॉमिनल एफेजिया बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन है। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वाइवा, आपका वाइवा। ठीक है, इतना डर होता है कि भूल जाते हैं। टापरों की बात अलग है, टापर लोग हंसते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। टापरों की भी हालत खराब है, टापर को ज़्यादा वो रहता है अपनी साख बचाने के लिए, समझ रहे हो? तो आपके लिए दिक्कत होता है। नॉमिनल एफेजिया है, एनोमिक एफेजिया। अगर ए फॉर ए याद कर लो, ए फॉर ए। अगर एंगुलर गायरस में लीजन है, ध्यान याद दीजिए, अगर एंगुलर गायरस में लीजन है, एंगुलर गायरस में लीजन है, तो क्या होगा? नॉमिनल या एनोमिक एफेजिया। अब एक बचा कंडक्टिंग एफेजिया। हमारे पास बच्चा क्या है? आर्टिकुएट फेसिकुलस। अगर आर्टिकुएट फेसिकुलस में लीजन है तो आपका क्या होगा? कंडक्टिव एफेजिया। कंडक्टिव देखो क्या हुआ, मैंने कहा यहां से आया उसके बाद ऐसे जा रहा है, तो कंडक्शन हो पाएगा? ये वो सुन तो लेगा, समझ तो लेगा, लेकिन यहाँ पे लीजन है तो आगे वहां पे जाएगा। तो क्या बताओ, आर्टिकुएट फेसिकुलस में लीजन होगा तो रिपीटिशन चला जाएगा। अब ये बताओ उसमें भी बोल पाएगा? नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से कनेक्शन चला गया है ना, कनेक्शन आगे ये तो कर लेगा, समझ लेगा, क्योंकि लीजन यहाँ पे है, वो तो समझे, यहाँ तक पहुंच, बात समझ गए? कंप्रीहेंशन उसका ठीक रहेगा, और समझ जो तुम बोलोगे समझ लेगा। वो रिपीट नहीं कर पाए, तो रिपीट नहीं कर पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। जब बोल ही नहीं पाएगा तो रिपीट करने का सवाल कहाँ से आता है? ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें लीजन कहा था। ये सब नीट पीजी के क्वेश्चन है कि कंडक्टिव एफेजिया कब होगा, सारे क्वेश्चन। तो हमने हर चीज को हर जगह से कवर किया है, कि सिर्फ तुम्हारा इस पे स्पीच में इतना तुम्हें पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारे एग्जाम में इतना नहीं होगा। बस हायर मेंटल फंक्शन है, स्पीच क्या है, कितने टाइप का होता है, 3-4 चीजें यही पूछा जाएगा। पीजी वाले में ये सारी चीजें, लेकिन नीट में कॉमनली पूछा जाता है। तो इसमें लीजन कहाँ होगा? आर्कुएट फेसिकुलस। ठीक है, ये पूरी चीज अच्छी समझ में आई। नेक्स्ट पार्ट है डिफेक्ट ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के क्या डिफेक्ट होते हैं? तो आर्टिकुलेशन के 4 डिफेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आर्टिकुल जो पटा था, ठीक है, आर्टिकुल उसको 4 डिफेक्ट होते हैं। उसको कैसे याद करेंगे? सोडी निमोनिक से। ठीक है, एस से होता है सब्सटीट्यूशन, एस से क्या होगा? सब्सटीट्यूशन। ओ से होता ओमिशन, ठीक है। डी से होता है डिस्ट्रैक्शन। आई से होता है इंसर्शन। सब्सटीट्यूशन, जैसे किसी को आपने बोला रैट बोलने के लिए, और रैट की जगह वो सब्सटीट्यूट करके क्या बोल रहा है? बैट। ठीक है, आपने किसी को बोला बोट बोलने के लिए, वो बोल रहा है गोट। आपने बोला बोट बोलने को, बोट की जगह वो सब्सटीट्यूट क्या कर दिया? गोट। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन डिफेक्ट, आर्टिकुलेशन का डिफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा आता है ओमिशन। आपने किसी को बोला बॉक्स, बॉक्स का उसने बी ओमिट कर दिया। ओमिशन मतलब उल्टी कर देना, ओमिट कर देना। बॉक्स की जगह वो बोल दिया ऑक्स। ठीक है, बॉक्स की जगह उसने क्या किया? ऑक्स, ओमिट कर दिया बी को। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है या डिस्टॉर्शन। एक्चुअली इसका जो अच्छे टर्म है डिस्टॉर्शन मतलब वो क्या बोल रहा है, उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है। ठीक है, जैसे बाहुबली मूवी में देखे होंगे तो क्या नाम था? काल के बता उम्बुआ, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे इससे ज्यादा। ठीक है, तो उस तरह बोलता था तो उसका समझ में नहीं आता था, ऐसे याद करना। ठीक है, अम्बा करके कुछ बोलता था। तो उसी तरह डिस्टॉर्शन, वो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज इंसर्ट करे। जैसे हमने कहा उसको बोलो टू, इंग्लिश कैरेक्टर में उसने बोला TOO, टू। ठीक है, टू के यहाँ क्या किया? इंसर्ट कर दिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ ओमिट किया। तो ये डिफेक्ट ऑफ आर्टिकुलेशन, 4 डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट? टॉपिक है हमारा क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन सीएनएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कई जगह पढ़ते हो, और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट, जिस पे हम जोर देंगे वो चीज़ें हैं। पहला जो होता है क्रेनियल नर्व के आपके नाम याद होने चाहिए, वो आप तैयारी करते आए हो, आपको ओबियसली याद होगा। उसके बाद दूसरा होता है कौन सा मोटर है, कौन सेंसरी है, कौन मिक्स। तो उसके लिए एक निमोनिक था 128, 346, 11-12, बचा जो मिक्स। सेंसरी, प्योर मोटर जो बचा। ठीक है, आपका कौन बचा? 5 बचा,
7 बचा, 9 बचा, 10 भी बचा, ठीक है। ये आपको अब एक चीज इसमें होता है आल क्रेनियल नर्व, ये हम अभी जो बाद में बताएंगे, ठीक है। होता क्या है, जैसे अल्फैक्टरी नर्व, तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। दूसरा है शार्टेस्ट। जब आप ब्रेन का थोड़ा सा वो देखेंगे तो ये 4 ब्रेन से निकलता है, ये नाक में खत्म हो जाती है। 4 ब्रेन से निकली, नाक में खत्म हो गई, तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, अब शार्टेस्ट क्रेनियल। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। स्मॉलेस्ट है तो लॉन्गेस्ट का एक दूसरा क्वेश्चन फिर से पूछा मैंने, लार्जेस्ट, यहाँ मैंने लार्जेस्ट, यहाँ लॉन्गेस्ट। आंसर लॉन्गेस्ट का आंसर, लॉन्गेस्ट का वेगस, लार्जेस्ट का ट्राइजेमिनल। पहला बैच है जिसने सही से आंसर दिया, मेरा बहुत बहुत दिल खुश हो गया, बहुत सही। अब दूसरा क्वेश्चन आता है थिकेस्ट क्रेनियल नर्व। आंसर थिकेस्ट। अब हम जैसे एक क्वेश्चन आएगा थिनेस्ट क्रेनियल नर्व पूछा जाता है, थिनेस्ट ट्रोक्लियर, तो थिनेस्ट आया तो थिकेस्ट भी आएगा, थिकेस्ट ट्राइजेमिनल। फिर से ट्राइजेमिनल के 3 ट्रंक होते हैं, ऑप्थेल्मिक इतना मोटा होता है, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबाई में ज्यादा, और लार्जेस्ट मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के, तो अगर लंबाई चौड़ाई दोनों मिला के तो ट्राइजेमिनल हो जाएगा। और थिकेस्ट सबसे थिक होता है, थिक होने के कारण ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब चूंकि दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स। एग्जाम्पल लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स। अगला फिर क्वेश्चन आंसर नहीं थे, लॉन्गेस्ट इंट्रा सेरेब्रल कोर्स। मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन रेज आईसीटी, इसी को फाल्स लोकलाइज साइन भी बोलते हैं, ठीक है। 6th क्रेनियल नर्व पढ़ते आए हो, 6th क्रेनियल नर्व जी, ठीक है। अब मैंने पूछा लॉन्गेस्ट इंट्रा क्रेनियल कोर्स, फिर से आंसर 6th क्रेनियल नर्व। फिर मैंने पूछा लॉन्गेस्ट इंट्रा सेरेब्रल कोर्स, तो यहाँ पे 4th क्रेनियल। सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होता है, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सारे लोगों ने मिस्टेक ले लिया था। इसका मतलब आज से बाद तुम कभी नहीं मिस्टेक करोगे जो हम बताएंगे। इंट्रा क्रेनियल का मतलब समझो, जैसे ये हमारा ये हमने ब्रेन बनाया, ब्रेन, ये वेंट्रल पार्ट है, ये डार्सल पार्ट है, ठीक है। इसके चारों तरफ मेनिंजेस होंगी, ठीक है। ये ड्यूरा हुआ, इसके अंदर ये हुआ अरेक्नोइड, ये वो पाया, इसके ऊपर हो गया। तो लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल का मतलब हुआ पूरे उसमें, तो इसमें इसके अंदर, या दूसरे इसी क्वेश्चन को कभी पूछे लॉन्गेस्ट इंट्रा ड्यूरल कोर्स। ड्यूरल या क्रेनियल सेम चीज है, ड्यूरल या क्रेनियल। अगर क्रेनियल पूछेगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, क्रेनियल का मतलब ये हुआ, ठीक है। इंट्रा सेरेब्रल का मतलब ये ब्रेन पैरेन्कामा के अंदर, ठीक है। ड्यूरा के अंदर ये, तो ड्यूरा क्या, और इन दोनों का आंसर क्या होगा, 6th क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसीलिए इसमें जब बढ़ जाता है पानी या मेनिंजाइटिस हो गया, कहीं भी होगा, तो सबसे ज़्यादा ये कंप्रोमाइज होती है, इसीलिए रेज आईसीटी में सबसे ज़्यादा हो। अब समझो, देखो एक वर्ड याद करना, आल क्रेनियल नर्व इमर्जिंग फ्रॉम वेंट्रल सरफेस ऑफ ब्रेन एक्सेप्ट 4th क्रेनियल नर्व। इसको याद करेंगे TDS, ट्रोक्लियर डोर्सल साइड, TDS ट्रोक्लियर डोर्सल। आल क्रेनियल नर्व इमर्जिंग फ्रॉम वेंट्रल, उसका कॉन्सेप्ट समझो। जैसे क्रेनियल नर्व यहाँ है, सारी ये है, मैंने इसको 4th लिख दिया, सारी यहाँ से निकली, ठीक है। ये मैंने कहा इसका ये वेंट्रल साइड से, ठीक है। अब देखो और सब क्रेनियल के लिए इंट्रासेरेब्रल पार्ट कितना हुआ, इतना हो। इस क्रेनियल के लिए इंट्रासेरेब्रल पार्ट इतना हो गया। अब इस डायग्राम को अगर याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सबसे ज्यादा जो क्रेनियल नर्व में क्वेश्चन गलत होते हैं, जब पूछता लॉन्गेस्ट इंट्रासेरेब्रल कोर्स, तो इसकी जांच, ये आप जानते हो नहीं। इस डायग्राम को हमको बहुत कंफ्यूजन होता, जब हमने इस डायग्राम को देखा वहां से हमको, ये डार्सल से निकल रही, देखिए यहाँ से इतना लंबा डिस्टेंस, ठीक है।
क्लियर है? इस डायग्राम पे आपको तो 4। तो ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, उसका एग्जामिनेशन में जो तुम लोग प्रॉपर गलतियां क्या करते हो, प्राय गलतियां क्या करते हो, सबसे पहले कंसल्ट लेते हो, सब कुछ करते हो। तो 2-3 चीजें ध्यान देते। एक तो उसको कोई पंजेंट स्मेल वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जैसे ऐसा नहीं कि उसको इरिटेशन हो, कोई चीज ऐसा सूंघाओ जैसे उसको नोन हो। साबुन हो गया, मान लो कॉमनली यूज करता है, ठीक है? अब कोई ऐसा तुम इत्र लेके चले आए सेंट, अब वो जानता नहीं है, पूछ रहे हो, उसके बाद एनोस्मिया कोशिश कर दी, इसको आता ही नहीं, ठीक है? उस एज के अप्रोप्रिएट वो जानता हो, ठीक है, इजिली। पंजेंट स्मेल, उससे पहले आप जो सबसे कॉमनली मिस्टेक करते हो, नेजल पेटेंसी चेक करना बहुत जरूरी है। नेजल पेटेंसी सबसे ज्यादा मिस्टेक। कंसेंट बताओगे, पंजेंट स्मेल उस सब्सटेंस से नोन हो, लेकिन नेजल पेटेंसी चेक। और ध्यान देना, नेजल पेटेंसी को लोग चेक करेंगे, कहीं ब्लो मारो, दोनों अल्टरनेट चेक करना होता है। एक बंद कराना है, इस पे काटन ले लिए, इस पे वो मारो, ब्लो मारेगा तो काटन उड़ेगा ना, एयर आएगी। या फिंगर पे फील कर सकते हो, ठीक है? काटन वैसे होना चाहिए, फिर इसको चेक किए दोनों। तो नेजल पेटेंसी वाला कॉमनली मिस्टेक। कंसेंट ये सब बताते बताते राइट साइड खड़े होना है, वो जो बताए थे ना कि मतलब उससे पहले ठंडी का मौसम है तो वो करना है, देख लेना, रगड़ क्या नहीं लगाना, वो सब चीज़ें बताए थे। तो ये चीज़ ध्यान है, राइट साइड खड़े होना है, कंसेंट लेना है, उसकी लैंग्वेज में सबको सारे प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। और इस ऑल्फैक्टरी में एक चीज़ ध्यान देना है, उसको नेजल पेटेंसी चेक करना है, ठीक है? अब उसमें उसको आप करें, अगर वो बता दे रहा है, इसका मतलब उसको ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व अब इंटैक्ट है। और अगर नहीं बता पा रहा है तो इस कंडीशन क्या होता है? एनोस्मिया। एक होता है एनोस्मिया, एक होता है हाइपोनोस्मिया, एक होता है जी, क्यों से बोलो, एनोस्मिया मतलब वो बिल्कुल नहीं पहचाना। हाइपोनेस्मिया मतलब वो डिक्रीज कम हो रहा है। एक होता है डिस्नोपिया, ऐसे कुछ मुझे टर्म नहीं याद आ रहा, उसमें क्या होता है? अल्टर्ड हो जाता है, होता कुछ और है, बताता कुछ है, मुझे टर्म नहीं याद आ रहा, सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व। दूसरी क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक। अब इसमें कई चीजें देखनी होती है, ठीक है? इसमें होता है फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन। दूसरा होता है विजुअल एक्विटी, ठीक है? एक होता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, कलर विजन, फंडस हमारे पास अगर ऑप्थेल्मोस्कोप है तो हम देखेंगे, नहीं तो फंडस यूजुअली हम लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है? फील्ड ऑफ विजन, अगर ये कोई बच्चा 3 साल से कम है, लेस देन 3 ईयर, तो फील्ड ऑफ विजन टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अगर वो 4 to 8 ईयर के बीच में है, 4 to 8 ईयर बीच में, तो उसके लिए हम करते हैं कन्फंट्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कन्फंट्रेशन मेथड। और अगर 8 साल या 8 साल से ज़्यादा है तो आपने फिजियो में पढ़ा होगा पेरीमेट्री, ठीक है? फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा हम यही करते हैं, ठीक है? जार बोल देते, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की सामने बैठ के ना, तो फिर मज़ा आता है, ठीक है? बहुत करवाते हैं, मतलब ऐसा होता है, हो सकता है तुम लोग साथ ना हुआ। तो कन्फंट्रेशन मेथड क्या हो? बैठना है, सामने वाले बैठेगा, हम अगर इस आँख को, जैसे हमारा राइट आई, तो वो भी राइट आई अपना वो करेगा, इस आई को ओपन रखेगा, ठीक है? वो चूंकि हमारे अपोजिट बैठा हो तो उसकी आई इधर होगी, वो राइट वाली वो करेगा, दोनों का इस तरह रहेगा, ठीक है? डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा, कोई दूसरा पर्सन है, उसको ला रहा होगा, जब यहाँ पे जब दिखने लगेगा तो उंगली उठा देना है, ठीक है? उसी तरह इस आई का, अब ये इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में कर लेना है, ठीक है? क्या डायरेक्शन में? अब देखो, एक ये पूछा जाता है कि किस डायरेक्शन में कितना होगा, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा किस लेटरल होगा, पूरा खुला खुला है, ठीक है? उसके बाद दूसरा किस में होगा? इसमें होगा, इसमें ज़्यादा रिलेटिवली खुला है। तीसरा किस में होगा? इसमें भी थोड़ा सा खुला है, सबसे कम इधर होगा। तो 50, 60, 70, 100, कहीं कहीं 75 दिया है, कहीं 65 दिया है। 50, 60, 65 या 70, 100, ये होता है फील्ड ऑफ
विजन, ठीक है। 3 साल के नीचे है तो नहीं चेक कर पाएंगे, 4 से 8 साल है तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड जो हमने बताया, और अगर 8 साल से ज़्यादा पेरीमेट्री। एग्जाम में आपको पेरीमेट्री तो मिलेगा नहीं, तो आपको कौन सा मेथड करना है, कॉन्सेंट्रेशन मेथड करना है। विजुअल एक्टिविटी के लिए हम जैसे नियर विजन के लिए हम अलग चार्ट यूज करते हैं और डिस्टेंट विजन के लिए अलग, ठीक है। डिस्टेंट विजन के लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं जी, स्नेलेंस। इसके लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं, जैगर और स्नेलर। स्नेलर चार्ट आप लोग देखा होगा, ऑप्था में है तो आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बताएंगे हम। जैगर चार्ट में उसमें डिस्टेंस कम कर दिया जाता है, यूज आपको एग्जाम में नहीं मिलता है, लेकिन नाम जानिएगा नियर विजन के लिए कौन सा चार्ट, जैगर चार्ट, ठीक है। इस पर ज़्यादा नहीं डिटेल नहीं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। कलर विजन के लिए बच्चे का एज, अगर छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, तो उसके लिए क्योंकि जो एज होता है, एज के साथ साथ क्या होता है कि छोटे बच्चे तो रेड ग्रीन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर कोई न्यूनेट का जब एग्जामिनेशन बॉल वॉल आपको लाना है तो रेड कलर का और ग्रीन कलर का लाएंगे, रेड कलर का और ग्रीन कलर का लाएंगे, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और अगर बड़ा बच्चा है तो उसके अनुसार कलर वही है, आप गुब्बारा ला सकते हैं, बॉल ला सकते हैं, जो भी कलर विजन के लिए, ठीक है। और बड़ा और बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, एडोलेसेंट है, तो उसके लिए कौन सा चार्ट यूज करते हैं, इशिहारा चार्ट, वेरी गुड, इशिहारा चार्ट कलर विजन के लिए, इशिहारा चार्ट, ठीक है। फंडस हमने बता दिया, फंडस के लिए आप थर्मोस्कोप होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए सबको। पीजी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेके आना चाहिए एग्जाम में। यूजी वालों के लिए यूजुअली नहीं कराया जाता है, लेकिन जानना भी क्या चाहिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, 2 तरीके होते हैं। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को कॉन्सेंसुअल भी बोलते हैं। तो क्या करना है, स्विंगिंग लाइट टेस्ट बोलते हैं इसको। यहाँ पे ब्लॉक करना होता है, इस साइड से लाना होता है। इसमें जो देखेंगे वो डायरेक्ट है, इसमें देखेंगे इनडायरेक्ट है। जब इधर से लाएंगे तो इसके लिए ये डायरेक्ट है, इसके लिए इनडायरेक्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो हम पाथवे जानते हैं, पाथवे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे ये हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है मान लीजिए, ठीक है। अब जो क्रॉस होता है उस पर हम बहुत डिस्कस नहीं करें, वो हमारे पार्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट LGB होता है, लेटरल जेनिकुलेट दोनों लाइट। तो ये सेकंड क्रेनियल नर्व है, या ठीक है। उसके बाद यहाँ गया डेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ गया, यहाँ। अब यहाँ से थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है, थर्ड क्रेनियल। ये थर्ड क्रेनियल नर्व, ठीक है, यहाँ से इस साइड भी ले जा रहा है, इस साइड भी, इस साइड। तो जो इस साइड ले जा रहा है इसके लिए डायरेक्ट हो जाएगा, और जो इस साइड के लिए जा रहा है इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगा। यहाँ पे किए ये, यहाँ तो सेकेंड लाया, ठीक है। यहाँ से जो ले जा रहा है वो थर्ड, इधर दोनों साइड, ठीक है। अब एक हम कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, आंसर करना है आप लोगों को कि एक बच्चा है, ठीक है, जिसको यहाँ पे लीजन है। देखो एक चीज जानो, ये क्रॉस होती है, क्रॉस होती है, ठीक है। यहाँ पे लीजन है तो उसको किस आई में कौन कौन सा क्या जाएगा, डायरेक्ट इसमें जाएगा, इनडायरेक्ट इसमें जाएगा, क्या। यहाँ पे लीजन है, देखो क्रॉस वाला थोड़ा दूसरा इसमें ये है, ये आ रहा, ठीक है। अब इसको हम राइट मान ले रहे हैं, इसको लेफ्ट। तो अगर राइट में कर रहे हो तो कोई आएगा, कोई नहीं आएगा। यहीं से राइट में कर रहे हो तो जी डायरेक्ट भी नहीं आएगा, थर्ड भी तो यहीं से जा रही है वापस में जी, डायरेक्ट में कोई किसी में नहीं आएगा, दोनों आई में नहीं आएगा अगर इस आई से कर रहे हो। अब दूसरा कंडीशन, लेफ्ट आई से करिए, सेकंड इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट प्रेजेंट रहेगा, इनडायरेक्ट यहाँ पे रीजन है। तो अगर लेफ्ट आई से करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लीजन यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह, ये चीज समझना है, ठीक है। अब हमें एक कंडीशन देते हैं आप लोगों को, ठीक है।
कि कहाँ पे लीजन हो, ठीक है, कहाँ पे लीजन हो कि डायरेक्ट आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो, इस आई से करेंगे हम, इस आई से करेंगे, डायरेक्ट प्रेजेंट हो, इनडायरेक्ट एब्सेंट हो। अच्छा ठीक है, इस आई से हम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे लीजन होगा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे, तो क्या कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, कौन कौन सा एब्सेंट होगा? जी दोनों ऑप्शन, वेरी गुड। देखो यहाँ से मैंने जो बताया, ध्यान दीजिएगा, ये आया यहाँ से, यहाँ क्रॉस यहाँ पे करता है, यहाँ से फिर दोनों साइड के जाएगा एडेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस को, उसके बाद थर्ड क्रेनियल नर्व, तो यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व तो जा ही नहीं पाएगा अगर यहाँ पे, तो हम इस एक्चुअली प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो फाइबर क्रॉस करते हैं, ठीक है, वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे, इसके बाद दोनों साइड पे एडेंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस पे जाते हैं, उसके बाद थर्ड क्रेनियल नर्व। तो अगर एडेंगर प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे लीजन हो गया, ठीक है, तो दोनों एब्सेंट होगा। नहीं समझ में आया? थ्री फोर सिक्स क्रेनियल नर्व हम साइमल्टेनियसली करते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल आकुलर मसल को सप्लाई करती है। 3, 4, 6 क्रेनियल नर्व को हम एक साथ करते हैं। आपने उन्हें पढ़ा है LR6SO4, LR6SO4, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसमें आपका एक एच मेथड होता है, एच मेथड। जैसे ये है, ठीक है, एक आई वो बंद कर लिए, ठीक है, जिसका टेस्ट करना है, उसके बाद ध्यान देना, देखिए ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, ये है ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, इधर गया, फिर ऊपर गया, दोनों आँख चाहे क्लोक पे में से, ये इधर, दोनों आँख का मूवमेंट आपको चेक करना है। तो क्या बन रहा है, एच बन रहा है, इसको एच मेथड बोलते हैं। अब किस आई में कौन सा मूवमेंट दिखना है, कहाँ पे, SO4 से कोऑर्डिनेशन करते हुए वो सारी चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में? मेथड कैसे करते हैं वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना, एच मेथड। 3, 4, 6 को एक साथ करते हैं, ये नर्व सप्लाई आपको याद रहेगा। जैसे मान लो इधर गया है, जब मैंने इधर गया, जब इधर ला रहे हैं तो ये आई राइट वाली इधर नहीं आ रही, इसका मतलब कौन सी गई है, लेटरल, इधर नहीं जा रही है, इसका मतलब लेटरल रेक्टस आपकी नहीं मीडियल, सुनिए इधर नहीं आ रही, इधर आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, थर्ड क्रेनियल मीडियल रेक्टस लाएगा, ठीक है। अगर इधर नहीं जा रही है तो क्या गई है, लेटरल रेक्टस, ठीक है। अब देखो, अगर लेटरल रेक्टस गई है तो तुम्हें एक ही चीज मिलेगा, अब तुम्हारी थर्ड गई है तो उसके साथ टोसिस मिलेगा। अगर किसी के साथ क्रेनियल नर्व पैरेलल टोसिस मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व गई है, ठीक है। अब टोसिस के भी दो होते हैं, टोसिस के लिए एक होता है LPS, लिबेटर पल्पेब्री सुपीरियर, एक होता है मूलर मसल। मूलर मसल अगर गई है तो सिंपैथेटिक सिस्टम में कौन सा सिंड्रोम, हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मसल, उसमें मूलर मसल के कारण जो टोसिस मिलती है, पंजाबी मील निमोनिक याद करते हो ना, पी मील, ठीक है, टोसिस, मियोसिस, इनोप्थेल्मोस, एनहाइड्रोसिस और लॉस ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्स, ऐसे कोई है, ठीक है, नाम लॉस ऑफ क्रेनियो स्पाइनल रिफ्लेक्स, ऐसे कुछ नाम है उसका, ठीक है, सीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स शायद ऐसे है, याद देख लेना, ठीक है। तो पंजाबी, तो इसमें जो टोसिस मिलती है वो मूलर मसल के कारण होती है, ठीक है। और जो तुम्हारा थर्ड क्रेनियल नर्व में टोसिस मिलती है वो LPS,
लिबेटर पॉल्पेब्री सुपेरियोरिस के कारण मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों ध्यान रखना है। ठीक है, 3, 4, 6। अब उसके बाद फिफ्थ क्रेनियल नर्व का दो पार्ट होते हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है, सेंसरी में आपका ऑप्थैल्मिक आती है, मैक्सिलरी आती है और मैंडिबुलर भी आती है। मैंडिबुलर मिक्स्ड होती है, तो मैंडिबुलर सेंसरी मोटर दोनों होती है। ठीक है, तो आपको पेन टच टेम्परेचर जितने सेंसरी होते हैं वो आपको टच करना है। अब एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इसके ऊपर ऑप्थेल्मिक है, इसके बीच में यहाँ पे है, तो आप उस एरिया में पेन टच टेम्परेचर, अब पेन कैसे करते हैं, टेम्परेचर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जब CNS एग्जामिनेशन में सेंसरी बताएंगे, इसी में सेंसरी पार्ट में वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, करना कैसे है, यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे कर लिए, तीनों एरिया इंटैक्ट है, इसका मतलब सेंसरी तीनों वो है। मोटर के लिए इसमें जो इन्वॉल्व था मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, तो हमारे पास जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं 4 मसल होती हैं, मैसेटर, टेम्पोरलिस, लेटरल टेरिगॉइड और मीडियल टेरिगॉइड। तो उसके लिए एक निमोनिक याद करते हैं, ट्रॉली। ठीक है, जो टेम्पोरलिस होती है, देखो मूवमेंट क्या क्या होते हैं उसके लिए, जा का मूवमेंट देखो। ठीक है, जा बाहर आया तो क्या बोलेंगे, प्रोट्रूजन, जा अंदर गया तो रिट्रैक्शन। ठीक है, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजिंग ऑफ माउथ, वो बंद किए, खोले बंद किए, ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजिंग ऑफ माउथ, इसको आगे लाए, प्रोट्रूजन, अंदर किए, रिट्रैक्शन, और एक साइड वाइज मूवमेंट। तो साइड वाइज जो मूवमेंट होता है वो लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड कराता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्रॉली निमोनिक का इंपोर्टेंस है। टेम्पोरलिस जो होता है वो रिट्रैक्शन कराता है, बाकी बची प्रोट्रूजन कराता है। टेम्पोरलिस जो है रिट्रैक्शन कराता है, बाकी बची जो अब 3 मसल बची है वो तुम्हारा क्या कराएंगी, प्रोट्रूजन। ठीक है, अब जो ओपनिंग ऑफ माउथ वो लेटरल टेरिगॉइड कराता है, बाकी जो बची को कराएगा क्लोजिंग ऑफ माउथ। साइड टू साइड मूवमेंट मैंने बता दिया क्या है, तो आपकी जो मूवमेंट साइड टू साइड, ओपनिंग, क्लोजिंग ऑफ माउथ, प्रोट्रूजन, रिट्रैक्शन, सारे मूवमेंट में कौन कौन मसल होती है याद हो गया। आपको सिर्फ मसल के नाम याद होना चाहिए। ये ट्रॉली निमोनिक, टी फॉर टेम्पोरलिस, रिट्रैक्शन, टेम्पोरलिस क्या करेगा, आर से रिट्रैक्शन ऑफ जा। ठीक है, अब उसका उल्टा पार्ट क्या, प्रोट्रूजन, उसके साथ जो 3 मसल बची हैं, अब वो से होगा ओपनिंग ऑफ माउथ, ओपनिंग ऑफ माउथ, लेटरल टेरिगॉइड मसल कराएगा, तो क्लोजिंग ऑफ माउथ कौन कराएगा, जो 3 बची हैं। ठीक है, तो इस निमोनिक को इंटरप्रेट करोगे तुम्हारे सारे मसल के फंक्शन याद हो जाए। ये तुम्हारा एनाटॉमी में काम आएगा और तुम्हारा एग्जामिनेशन में हर जगह। करना कैसे है वो करा के देखना। ठीक है, मुंह बंद कराना है, मुंह खोलना है, इधर साइड वाइज कराना है, वो सारी चीज़ करके देख लेना, सब कुछ इंटैक्ट है, इसका मतलब इंटैक्ट है। ठीक है, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व सेंसरी कंपोनेंट, मोटर कंपोनेंट हो गया, क्लियर है। 3, 4 मैंने कर दिया था। अब सेवंथ में वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन सेवंथ का बहुत सारे ENT पढ़ोगे उस चीज़ है। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो तुम्हारा ट्रोपोग्राफिकल लोकेलाइजेशन ऑफ लीजन इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए इसका कोर्स में या तो एक जेनू होता है, ठीक है, तो तुम्हारा जेनू के ऊपर से निकलती है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। ठीक है, उसके बाद इसके बीच जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वहां से निकलती है नर्व टू काडा टिम्पेनाई, नहीं नर्व टू स्टेपीडियस, पहले नर्व टू स्टेपीडियस, नर्व टू स्टेपीडियस। उसके बाद क्या होता है, काडा टिम्पेनाई, काडा टिम्पेनाई। ठीक है, अब इसको याद कौन पहले इधर नहीं याद है तो सबसे पहले देखो आँख आती है, ऐसे घूमो, कान आता है उसके बाद घूमो, ऐसे ये देखो सबसे इस लेवल पे है, कान भी इस लेवल पे है सबसे नीचे। तो LPS जो वो लिबेटर ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व आई में टीयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आई में सप्लाई करता है, टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमर टेस्ट करते हैं, आप लोग को याद होगा तो आई में। ठीक है, और जो
ईयर में होता है नर्व टू स्टेपीडियस, वो स्टेपीडियस नर्व को सप्लाई करता है, जो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स क्या है अभी बताएंगे, ठीक है। और ये कार्डा टिम्पनाई होता है, वो जो एंटीरियर 2/3 होता है, वहाँ से टेस्ट सेंसेशन। टंग की एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंटीरियर 2/3 होता है वहाँ की टेस्ट सप्लाई अलग होती है और जनरल सेंसेशन, ठीक है। जनरल सेंसेशन क्या लेता है, लिंगुअल नर्व, और टेस्ट सेंसेशन कार्डा टिम्पनाई। पोस्टीरियर 1/3 की ग्रासोफेरिंग। ध्यान से यहाँ पे टेस्ट सेंसेशन और जनरल दोनों ले जाती है वो। पोस्टीरियर टिप हो जाए तो पोस्टीरियर माउंट से उसके लिए कौन लेता है, वाइगस। जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन दोनों। तो पहला जो इंटीरियर 2/3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेस्ट के लिए अलग है, जनरल सेंसेशन के लिए अलग है, ठीक है। तब होता क्या है, अगर किसी का लीजन, जैसे मैंने ये बताया ये नर्व आ रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे लीजन है, अच्छा तो उसके बाद ये जो पंजा बनाते थे ना तुम, जाइगोमेट्रिक, ये तुम्हारा मार्जिनल मैंडिबल, वो सारी चीज़ें वो तो जाएंगी सब, मोटर तो सब में जाएगी कहीं भी लीजन हो, ठीक, वो चीज़ समझना, चाहे ऊपर लेके कहीं तक, ठीक है, एकदम यहाँ भी है। अगर पैरोटिड ग्लैंड में है यही से निकलता तब भी वो जाएगी मोटर है तो अगर ग्रेटर सुपरफिशियल उसमें जेनू, ये जेनिकुलेट बॉडी होता है, इसके ऊपर लीजन है तो टेयरिंग होगी नहीं होगी, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स होगा नहीं होगा, टेस्ट सेंसेशन होगा नहीं। अगर सब कुछ चला गया है तो इसका मतलब लीजन जेनू के ऊपर है। और अगर हॉरिजॉन्टल पार्ट में मान लो ये जो ग्रेटर सुपरफिशियल इसके बीच में लीजन यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हियर उसकी टीयरिंग रहेगी, हेयर प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगा क्योंकि ये तो इंटेक्ट हो गई, उसका स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नहीं होगा, एंटीरियर टू टेस्ट सेंसेशन नहीं होगा, क्लियर है। और अगर लीजन इसके बीच है, इन दोनों के बीच, तो तुम्हारा टीयरिंग भी होगा, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स भी होगा, सिर्फ टेस्ट सेंसेशन जाएगा। और अगर इसके नीचे लीजन हुआ तो तीनों इंटेक्ट होंगे, सिर्फ फेशियल पैल्सी होगी, ठीक है, समझ रहे हो, सिर्फ फेशियल पैल्सी होगी। अब इस चीज़ को समझो, हमारे पास एक बहुत टिपिकल पेशेंट था गोरखपुर में, उसमें क्या था, टीयरिंग उसकी बिल्कुल प्रेजेंट थी, ठीक है, टीयरिंग उसकी, लेकिन वो क्या कहती, जब वार्ड में बिहार की पेशेंट थी, कहते सर जब कोई इसमें बोलता है ना तो हमको फार खा था, फार खाता मतलब बहुत अड़बड़ लागत है, लोकल लैंग्वेज है बिहार की, कि कोई जब इस रूम में बोलता है सर हमको बड़ा अड़बड़ लागेला, फार खाला, मतलब बहुत वो लगता है। तो होता क्या है, जब हम तेज आवाज़ में बोलते हैं तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स जाता है, इसको पीछे खींचता है, इसको पीछे खींचता है, तो डैम्पनिंग ऑफ वॉइस होता है, तो जो लाउड आवाज़ नहीं है, अगर उसको खींचेगा नहीं तो आपको धीरे बोलेगा तो उसको बहुत तेज हाइपर एक्वेसिस बोलते हैं। आप नॉर्मल वॉइस भी ऐसा लगता है बहुत बढ़िया माइक लगा के बोला, उसको बहुत तेज सुनाई देता है, तो उसको उसमें अंदर जब होते और अटेंडेंट बात में तो बहुत दिक्कत होती थी। जब मैंने उसके एंटीरियर 2/3 पे मैंने उसका चीनी लिया, ठीक है, मैंने उसको एंटीरियर 2/3 पे एकदम पिन पॉइंट उसे रखा तो पता चला नहीं, फिर मैंने क्या किया, उसको पीछे की तरफ जैसे रखा, उसने बता दिया सर चीनी है, तो बहुत ही टिपिकल केस मिला था उसमें। तो उसका मतलब लीजन कहाँ था, हॉरिजॉन्टल पार्ट में था, ग्रेटर सुपरफिशियल प्रोट्रूशन और इसके बीच में था, इसलिए उसका टीयरिंग उसका एकदम नॉर्मल था, ठीक है, बहुत टिपिकल केस था। तो ऐसे केस मिलते हैं। तो इसका जो ट्रोपोग्राफिकल लोकलाइजेशन ऑफ लीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उसको ईएनटी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो 7th क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब जो तुम्हारा 8th क्रेनियल नर्व होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, एक कोक्लियर। वेस्टिबुलर पार्ट बैलेंसिंग में रिस्पॉन्स होता है, कोक्लियर हियरिंग, ठीक है। कोक्लियर हियरिंग रिंस वेबर एब्सोल्यूट बेन कंडक्शन स्वैग टेस्ट जो होता है, ये आप ईएनटी में अच्छे से पढ़ोगे, तो हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आप ईएनटी में पढ़ोगे अच्छे से, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर टेस्ट में एक टेस्ट होता है कैलोरी टेस्ट, ठीक है, कैलोरी टेस्ट। तो कैलोरी टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें काउच का मतलब क्या समझिए, ठीक है। सी से है कोल्ड वाटर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे क्या, निस्टैगमस देखेंगे, ठीक है। वार्म वाटर सेम डायरेक्शन में निस्टैगमस मिलेगा। अब इसमें जो कोल्ड वाटर और वार्म वाटर लेते हैं उसका मतलब क्या है, उसके लिए हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, 37 प्लस माइनस ये, तो 30 और 44 डिग्री, ये वार्म वाटर हो जाएगा, ये कोल्ड वाटर। जब हम एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में डालेंगे, ठीक है,
तो कोल्ड वाटर डालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब इस आई और इस आई दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में निस्टैग्मस होगा, ठीक है। ये पार्ट आप ध्यान दीजिएगा। जब इसमें डालेंगे कोल्ड वाटर डालेंगे तो इसमें अपोजिट जाएगा दोनों, ठीक है, और वार्म वाटर डालेंगे तो सेम डायरेक्शन में। दोनों आई का देखना है। अपोजिट का मतलब अपोजिट आई नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 9 और 10th क्रेनियल नर्व उसको हम एक साथ टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम करते हैं गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, गैग रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं। गैग रिफ्लेक्स क्या होता क्या है, ये एक प्रकार का सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है। ध्यान दीजिए, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स और डीप रिफ्लेक्स क्या होते हैं। अगर हम कहीं हैमर का यूज कर रहे हैं तो डीप रिफ्लेक्स होता है, और कहीं हम सॉफ्ट काटन ये सारी चीज़, तो इसमें होता क्या है, जो हमारा साफ्ट पैलेट होता है, साफ्ट पैलेट, उसमें एक काटन स्वैप आता है, उसको लेके टिप को हम माउथ ओपन कराएंगे, टंग स्पेचुला होता है, टंग डिप्रेसर होता है उसके थ्रू। अब उसके बाद टच कराएंगे यूबुला जो होता है उसके एक साइड। तो उसकी गैग रिफ्लेक्स की 3 कंपोनेंट होते हैं। आप जिस साइड का यूबुला टच कराएंगे, यूबुला उस साइड मूवमेंट होगा, उस साइड मूवमेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट फेरिंजियल मसल जो भी उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तीसरा कंपोनेंट जो यूबुला है या सॉफ्ट पैलेट जो है, सॉफ्ट पैलेट इलिवेट होगा। क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट इलिवेट होगा। यूबुलर डिस्चार्ज जो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। फेरिंजियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कंपोनेंट 3 कंपोनेंट होते हैं, इलिवेशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट, मोमेंट ऑफ यूबुला टुवर्ड्स सेम डायरेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरिंजियल मसल, ठीक है। तो गैग रिफ्लेक्स, क्योंकि गैग रिफ्लेक्स की जो सेंसरी होती 9 होती है और जो मोटर होता 10 होता है, तो दोनों आपका चेक हुआ। तो 11वीं स्पाइनल असेसरी नर्व होती है। असेसरी नर्व होते हैं, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो जो इसमें होता है स्पाइनल पार्ट होता है वो ट्रेपीजियस और एससीएम, स्क्लेनोक्लिडोमास्टोइड मसल को सप्लाई करते हैं। तो ट्रेपीजियस का क्या होता है, जैसे शोल्डर है, इसको उठाने का काम है, ये ट्रेपीजियस का काम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पेशेंट है, उसे कंधे पे हाथ ऐसे रख देंगे और उसे बोलेंगे जैसे हम ये है, कंधे पीछे से रख के, उसके बाद उसको बोले उठाने को। अगर वो इस तरह से उठा ले रहा है, इसके बाद उसका ट्रेपीजियस इंटेक्ट है, इसका मतलब उसका 11th क्रेनियल नर्व, ठीक है। और उसको हम एक साइड ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कहेंगे इसको सीधा करो, इस तरह करके हम हाथ दबाएंगे और तुम्हारे प्रेशर के अगेंस्ट जो कर रहा है, इसका मतलब उसका साइड वाइज मूवमेंट वो है, इसका मतलब उसका स्क्लेनोक्लिडोमास्टोइड इंटेक्ट है। तो तुम्हारा 11th क्रेनियल नर्व हो गया। अब 12th क्रेनियल नर्व के लिए क्या करना है, टंग का मूवमेंट देखना है। टंग को उसको कर देना कि बाहर की तरफ निकालेगा। तो बाहर की तरफ जो टंग प्रोट्रूड करेगा, तो उसमें क्या होता है, अगर 12th क्रेनियल नर्व का लीजन होगा तो इसमें ध्यान देना इप्सिलेटरल डेविएशन होता है। बहुत बार पूछा गया है। जैसे मान लीजिए ये है अब टंग, और मान लो इस साइड का लीजन है तो उसी साइड का डेविएट होगा। जिस साइड का टंग डेविएट होगा उस साइड का लीजन है, और अगर बीच में आ रहा है इसका मतलब लीजन नहीं है। इसके अलावा उसको आपको टंग पे एट्रोफी मिलेगी और सारी चीज़ें होंगी। टंग में 2 तरह की सप्लाई होती है, एक होता है उसकी इंट्रिंजिक सप्लाई और होता है एक्सट्रिंजिक सप्लाई। एक्सट्रिंजिक सप्लाई जो अंदर बाहर उसके मूवमेंट है, और जो उसमें लेयर होती है उसमें वर्टिकल होता है, ट्रांसवर्स होता है, वो सारी चीज़ इनाटोमी, टंग की इनाटोमी इम्पोर्टेंट है। तो आपका क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन हो गया है। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा ताकि सीएनएस को थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें हम मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, और अगर मिला तो ज़्यादा सेरेब्रल साइन वो है, बहुत बड़ा नहीं है। और स्केलाइन स्पाइन एग्जामिनेशन 4, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर सबसे देखा जाए तो क्रेनियल नर्व और मोटर सिस्टम। क्योंकि क्रेनियल नर्व का आपका मल्टीपल एक्सपोजर होता है तो आप बहुत जगह पा जाएंगे, लेकिन मोटर सिस्टम हर जगह नहीं होता। इस मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन को बताने के बाद आप मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स्टैटिक हर जगह बहुत ही कंफर्टेबली कर लेंगे, ठीक है। सेंसरी भी बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू।